हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइक प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया नीट टेस्ट 12। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। इसके टॉपिक थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए सेशन स्टार्ट किया जाए। सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है माय मेंटोर डॉक्टर एस.डी. सिंह सरकार, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। How many matchings are correct with reference to adrenal gland? So adrenal gland लोगों को पता ही किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, पेयर्ड ग्लैंड है। ये पेरिफेरल पार्ट, इसको कॉर्टेक्स, सेंट्रल पार्ट ये हो गया मेडुला। मेडुला से इमरजेंसी हार्मोन्स, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और कॉर्टेक्स। यहाँ पे 3 जोन्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जो ग्लोमेरुलोसा है ये यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और इसमें मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो है एल्डोस्टेरोन, सॉल्ट एंड वाटर रिटेन। वीनस ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करेगा, लिस्ट ऑफ वीनस ट्यूब्यूल्स। फिर इसके बाद फैसिकुलेटा। फैसिकुलेटा जो होगा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा। इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह भी है इसके एक्शन, और इसमें मेन है कॉर्टिसोल। और इसके अलावा रेटिकुलरिस ये सेक्स हार्मोन्स के लिए, इनके लिए टर्म होगा गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। और मेन है यहाँ पर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में एंड्रोजेल। तो जोना रेटिकुलरिस गोनाडोकॉर्टिकॉइड सही दिया हुआ, जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सही है, जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड सही है, जोना रेटिकुलरिस ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स गलत हो गया। तो यहाँ पर 3 मैचिंग सही है। पेज नंबर जिससे फ्रेम किया गया 245 एनसीईआरटी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एंटागोनिस्टिक हार्मोन। तो यहाँ पर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स मतलब जिनके एक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पीटीएच पैराथार्मोन ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। टीसीटी के हाइपोकैल्सियमिक। पीटीएच आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, टीसीटी आता है पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। इंसुलिन, इंसुलिन जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा पैंक्रियाज की बीटा सेल से। ग्लूकेगॉन ये यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ये अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। ग्लूकेगॉन जो होता है ब्लड ग्लूकोज कैसे बढ़ाएगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोजिनोलिसिस। और इंसुलिन जो होगा इसका अपोजिट एक्शन होगा, वो ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, इस ग्लाइकोजेनेसिस। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन जो होगा एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 फिर एस की मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। और एएनएफ एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर ये जो है ये वैसोडाइलेटर है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट, तो इनमें से कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे सही है। 92 का करेक्ट आंसर होगा 4। पेज नंबर है ये 243, 245, 247। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। सिक्रेटिन स्टेरॉयडल हार्मोन गलत है, सिक्रेटिन जो होगा ये पेप्टाइड हार्मोन है। फर्स्ट हार्मोन जिसकी खोज हुई थी कोलिसिस्टोपाइनिन पैंक्रियोजाइमिन ये पेप्टाइड हार्मोन ये सही है। इंटेस्टाइन से सिक्रीट होगा, गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है, पैंक्रियास पर भी एक्ट करता है। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या आयोडीनेटेड हार्मोन गलत है। थायराइड हार्मोन्स आयोडीनेटेड हार्मोन्स। कॉर्टिसोल पेप्टाइड हार्मोन गलत,
कॉर्टिसोल जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पर which one of the following is the correct match? 93 का करेक्ट मैच होगा सेकेंड। पेज नंबर है इसका 247 एंड 248। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, इसमें पूछा गया विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट। करेक्ट मैचिंग यहाँ पर कौन सी है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होंगे ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, कॉर्टिसोल, और ये आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड से स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, 24 आवर डायग्नल रिथम को भी रेगुलेट करता है। टीएसएच, टीएसएच आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, थायराइड पर जाकर के एक्ट करेगा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस में, बट ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो करेक्ट मैच होगा यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, C is second and D is first. करेक्ट आंसर है यहाँ पर 94 का फर्स्ट। नाउ वी मूव्स टू पेज नंबर, पेज नंबर है यहाँ पे 245, NCERT 1 242 और 241। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, इसी को बोलते हैं एक्सॉफ्थैल्मिक गोइटर। आंखें जो होंगी प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स होंगी, बाहर की तरफ बल्जिंग होंगी। हाइपोथायराइडिज्म, ये सिंपल गोइटर, ठीक है। थाइमोसिन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वीक करेगा अगर इसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये टी सेल्स के डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है थाइमोस में। इसके अलावा ये ह्यूमरल इम्यूनिटी से भी रिलेटेड है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ह्यूमरल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन इसको भी बढ़ाएगा। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज रिलेटेड टू थाइमोसिन। तो थायराइड ग्लैंड थाइमोसिन नहीं, यहाँ पर T3 T4 थायरोक्सिल। तो ये इनकरेक्ट हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू इस पेज नंबर, पेज नंबर है इसका 243। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, स्टेटमेंट 1, एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड इट इज ट्रिप्लॉइड। ये कैसा है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, न्यूट्रिशन के काम आएगा। ट्रिप्लॉइड 3N, 3N क्यों है? क्योंकि ये फ्यूजन से बना होगा। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल की प्लॉइडी होती है N+N, और यहाँ पर मेल गैमेट के फ्यूजन इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फ्यूजन के रेस्पेक्ट में बोलेगा, बस सेल पूछा जाएगा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये हो गया 3N, पर ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू द सेकेंड मेल गैमी। तो N+N ये फ्यूजन से जस्ट पहले ही हो जाता है 2N, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इस N से मिलकर ही हो जाएगा 3F। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर होगा 96 का 4। पेज नंबर है इसका NCERT 218। Now question number 97. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Tapetum nourishes the developing pollen grains. तो tapetum माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में सबसे इनर मोस्ट लेयर है, न्यूट्रिशन के लिए मेनली। पर यहाँ पर इसमें मल्टी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स में, और पॉलीप्लॉइडी शो करता है। इसके अलावा ये यूबिश वैल्यूज स्पोरोपोलिन के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग pollen grains, ये भी ठीक है। possess dense cytoplasm, more than one nucleus, binucleate या multinucleate कंडीशन है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 97 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था इसका NCERT 2, पेज नंबर 5। विच हार्मोन इज ए स्टेरॉयड हार्मोन? तो स्टेरॉयड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं ये।
कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल कहाँ से आता है? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ईस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन में मेन जो है वो ईस्ट्रेडियोल है, फीमेल हार्मोन, फेमिनाइजिंग हार्मोन। मेन ईस्ट्रोजन ग्रुप ऑफ फीमेल हार्मोन्स है और इसमें मेन होता है ईस्ट्रेडियोल। प्रोजेस्टेरॉन ये भी यहाँ पर ओवरी से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। अगर स्ट्रॉइडल ग्लैंड पूछा जाए तो स्ट्रॉइडल ग्लैंड यहाँ पर होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसके अलावा टेस्टिस एंड ओवरीज, इनके हार्मोन्स भी जो है वो स्ट्रॉइडल इन नेचर। तो 98 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, पेज नंबर था इसका 248। In the given below example, how many are peptide and steroidal hormone respectively? पेप्टाइड ये भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं बट यहाँ पर शॉर्ट चेन होती है, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। तो पेप्टाइड हार्मोन्स देखते हैं। एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, ये पेप्टाइड है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। और यहाँ पर सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। और ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, ये भी पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन हो गए 1 2 3 4 5। बाकी के जो बचे प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टेरॉइडल कॉर्टिसोल, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइडल एंड्रोजन्स, एल्डोस्टेरॉन, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो 5 और 4, 99 is first. Now we move to next question number 100. Page number है इसका 248. Besides CAMP, which one of the following molecules act as a second messenger in biological system? CAMP, cyclic adenosine monophosphate. तो ये सेकंड मैसेंजर CAMP भी है और इसके अलावा कैल्शियम और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट दिया हुआ है, IP3। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा फर, IP3, कैल्शियम और CAMP। और ये सेकेंडरी हार्मोन्स किस में बनते हैं? तो ये प्रोटीन हार्मोन्स जो होंगे, सेकेंड मैसेंजर्स जो होंगे, वो प्रोटीन हार्मोन्स में जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन्स जो होंगे या हाइड्रोफिलिक होंगे तो इन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इनका रिसेप्टर जो होता है वो मेम्ब्रेन पर ही होता है। तो प्रोटीन हार्मोन्स हो गए, पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, इनके भी रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पर ही होंगे। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड डिराइव्ड है वो भी। स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, एरिथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। तो एरिथ्रोपोइटिन का मेन एक्शन है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC प्रोडक्शन। और ये कहाँ पर होता है एडल्ट में? तो ये रेड बोन में होता है। यहाँ पर ये एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है? तो ये जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 101 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102।
in thyroxine hormone T3 and T4. What is the meaning of 3 and 4? तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ आयोडीन T3 और T4 में ट्राई आयोडोथायरोनी और टेट्रा आयोडोथायरोनी। तो यहाँ पर 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पेज नंबर 242। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, द प्लॉयली ऑफ द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज N, दैट इज देयर हैप्लॉइड। तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में जब मियोसिस होती है, इसी को बोला जाएगा पॉलन मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस, इससे बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स एक साथ होंगे तो इनको बोला जाएगा टेट्रेट, और इनकी प्लॉयडी होगी N, जो कि मियोसिस से बनेंगे। तो मियोसिस 1 और 2 के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स, ये सही लिए। As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. Correct है ये। Both statement 1 and 2 are correct. 103. Now we move to next. Page number 5 and 6. Compactly arranged sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Then each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. Now question number 104. Pollen grain can withstand high temperature and strong acids and alkali. Pollen grain has hard outer layer called exine, which is made up of one of the most resistant organic material, sporopollenin. इसी वजह से इनका फॉसिलाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाइन में मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलेमिन, और ये हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, एंजाइम सबको टॉलरेट कर सकता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 104 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। Now question number 105. Which one of the following hormones is not involved in sugar metabolism? कौन सा इनमें से शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है? The insulin, glucagon, cortisol, aldosterone. इंसुलिन ये हाइपोग्लाइसेमिक ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ग्लूकेगॉन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो बढ़ाएगा, और ग्लाइकोजिनोलिसिस को भी बढ़ा देता है। ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिक है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग है इसका, इससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म से लेना देना नहीं है। तो 105 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले इसका पेज नंबर ये 245 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट केमिकल्स? एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, नियासिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो न्यूट्रिएंट केमिकल्स पूछे गए हैं, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स, और हार्मोन्स हम लोगों को पता है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, भोजन से ऑप्टेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज करती है, और इंटरसेलुलर मैसेंजर्स का काम करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है नॉन न्यूट्रिएंट। ट्रेसेस में रिलीज होते हैं। और यहाँ पर एक दिया हुआ है नियासिन। नियासिन क्या है? ये विटामिन है। विटामिन जो होते हैं ये एसेंशियल हैं ग्रोथ के लिए। एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस में भी ये यूज़ होते हैं, जैसे NAD है या NADP है,
विटामिन, ये विटामिन B3 है, ये न्यूट्रिएंट्स हो गए। बाकी यहाँ पर A B D ये नॉन न्यूट्रिएंट्स। तो पूछा गया न्यूट्रिएंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट केमिकल्स, तो ओनली C। 106 सेकेंड। पेज नंबर है ये 239। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस कॉज एक्टिवेशन ऑफ, तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस कॉज एक्टिवेशन ऑफ parathyroid glands leading to increased metabolic rate, kidney leading to suppression of renin angiotensin aldosterone pathway, adrenal medulla leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine। तो फाइट और फ्लाइट ये इमरजेंसी की कंडीशन हुई, और इमरजेंसी में एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन्स आते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, तो एड्रीनल मेडुला करेक्ट आंसर होगा 107 का थर्ड। पेज नंबर है इसका 244। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को जो कम करेगा, तो पीटीएस, टीसीटी, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इनका तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से लेना देना है। पीटीएच हाइपर कैल्सिमिक है, टीसीटी हाइपोकैल्सिमिक है, ग्लूकागॉन ये हाइपर ग्लाइसीमिक, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा और ग्लाइकोजिनोलिसिस से भी ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन जो है ये हाइपोग्लाइसीमिक, बीटा सेल से आता है पैंक्रियाज की, और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो 108 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। पेज नंबर है यहाँ पर 246। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, ह्यूमन हार्ट सिक्रीट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दिस हार्मोन इज, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, और ये वैसोडाइलेटर का काम करेगा और रास मैकेनिज्म के अपोजिट है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पेज नंबर है ये 247। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent, pollen tube arises from germ pores, तो exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent, ये ठीक है। pollen tube arises from germ pores, इंटाइन जो होगी वो pollen tube का फॉर्मेशन करती है, थ्रू जर्म पोर ये बाहर आएगी। तो 110 में भी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। पेज नंबर है इसका NCERT 2 पेज नंबर 7। इट हैज़ बिकम ए ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये सही है। यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और इसके अलावा मिनरल्स भी, तो ये सही है, ये सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 111 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये 8। 112, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, तो ये पैंक्रियाज में 1 to 2% होता है ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इसमें 1 to 2 मिलियन सेल्स। अल्फा सेल्स ये ग्लूकागॉन के लिए, बीटा सेल्स ये इंसुलिन के लिए, डेल्टा सेल्स भी हैं जो सोमैटोस्टैटिन के लिए। सोमैटोस्टैटिन ये इनिबेट करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 112 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। पेज नंबर है ये 245। 113, consider the following statements about the anther. Typical angiosperm anther is bilobed and each lobe contains 2 theca, तो ये ठीक है। यहाँ पर यूजुअली जो एंथर है ये बाइलोब्ड है और हर लोब में 2 थीका प्रेजेंट है। कट सेक्शन में अगर देखते हैं तो ये टेट्रागोनल है, 4 कॉर्नर्स हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट और एक लोब में 2 थीका।
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर शोज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो है ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इज द स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया लेटर डेवलप इनटू पॉलन सैक, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर इसमें बनता है वो चेंज हो जाता है पॉलन ग्रेन में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पॉलन सैक भी। तो ये भी सही है, ए बी एंड सी ये सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। 113 इज फोर्थ। पेज नंबर है ये एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, पास्ट डिस्टेलिस इज ए पार्ट ऑफ। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें दो पार्ट हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया मेनली, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में फिर पास डिस्टेलिस, पास इंटरमीडिया, पास इंटरमीडिया इसे बोलते हैं पास नर्वोसा। तो पास डिस्टेलिस ये एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पास डिस्टेलिस इज ए पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी। पास डिस्टेलिस किसका पार्ट है? एडिनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का। तो 114 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, पेज नंबर है ये 241। सेला टर्सिका इज ए बोनी कैविटी हैविंग। तो सेला टर्सिका ये स्फिनोइड बोन है, इसमें ये प्रेजेंट है सेला टर्सिका कैविटी। और हैविंग इसमें क्या प्रेजेंट है? तो इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। 115 is first. Now we move to next question. पेज नंबर है ये 241। 116, which one of the following pair of organs that functions only as endocrine glands, जो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करें? तो टेस्टिस ये डुअल एक्शन है इसका, हार्मोनल भी है प्लस ये गैमीट्स वगैरह भी प्रोड्यूस करेगी, डक्ट्स के थ्रू आएंगे। ओवरी, ओवरी में भी यहाँ पर हार्मोन्स भी हैं, डुअल एक्शन है इसका भी। पेंक्रियाज भी मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। तो यहाँ पे पैराथायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड, ये इनका सिर्फ एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर होगा 106 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। When pollen grains are shed, they have to land on the stigma. Otherwise, pollen grain may lose viability to bring about fertilization if left for long period. ये सही है, pollen grains जब रिलीज होगा तो इसे स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, अदरवाइज it will lose its viability. Viability का मतलब हुआ ability to germinate, ability to form pollen tube, capable of fertilization. तो ये यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 117 इज फोर्थ। पेज नंबर है ये एनसीईआरटी 215। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, ब्लड कंटेन्स ऑल द हार्मोन्स बट द सेल्स ऑफ ए टारगेट ऑर्गन पिक अप द रिक्वायर्ड हार्मोन ओनली एंड इग्नोर ऑल अदर्स। तो ठीक है, ब्लड में सारे हार्मोन्स हैं लेकिन सिर्फ टारगेट ऑर्गन जहाँ पर इसके रिसेप्टर्स होंगे वही इस हार्मोन को पिक करेंगे जो रिक्वायर्ड हार्मोन है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट 2, द टारगेट सेल हैज ऑन इट्स सरफेस और इन इट्स साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर्स कहाँ हो सकते हैं? ये सरफेस पर हो सकते हैं या फिर इसके साइटोप्लाज्म में। सरफेस पर उसके होंगे जो हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक वाले के सरफेस पर क्यों है? क्योंकि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और ये हाइड्रोफोबिक होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफोबिक, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स किसके हैं? इंट्रासेलुलर होंगे जो लिपिड सॉल्वेबल है, इंट्रासेलुलर। और लिपिड सॉल्वेबल कौन से होंगे? जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं।
क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड के डेरिवेटिव है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है, तो इनके इंट्रासेलुलर। इसके अलावा जो थायराइड हार्मोन्स हैं उसमें भी यहाँ पर थायराइड हार्मोन्स में भी रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रासेलुलर है, क्योंकि आयोडीनेशन की वजह से ये सेल में पहुंच सकते हैं। तो पिक आउट स्पेसिफिक हार्मोन कैपेबल ऑफ एक्टिंग इन दैट सेल, यहाँ पर भी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 118 is fourth. Now we move to next question. Page number ये 248 and 249. Question number 119. Which of the following is incorrect match? इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? तो जम्पोर जो होगा ये पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक इसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये गलत हो गया। पॉलन ग्रेन लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायो प्रिजर्वेशन में पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन कोल्ड ट्रीटमेंट से -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फ्यूनिकल गाइनोशियम से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, और माइक्रोपाइल ओव्यूल में होगा वाटर और ऑक्सीजन के एंट्री के लिए। जब सीड का जर्मिनेशन होगा सीड में भी ये प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 119 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। पेज नंबर है ये 7, एनसीईआरटी 2। 120 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? तो स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के लैंड करता है, फिर जंप ट्यूब का फॉर्मेशन होगा अगर कंपैटिबल होगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू। तो स्टिग्मा कहाँ पर? पिस्टल। एंथर ये स्टमेन में जो फर्टाइल पार्ट है ये एंथर, ये इसका फिलामेंट, स्टमेन के दोनों पार्ट हैं। तो करेक्ट सेकंड सामने दिया हुआ है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है इससे जो डेवलपमेंट होगा इसे मोनोस्पोरिक बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि सबसे पहले ये पॉलीगोनम जेनरा में डिटेक्ट हुआ था। तो एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। पॉलन ग्रेन एलर्जी, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंडिया में है वो है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज पॉलन एलर्जी का, हिस्टोफोरस। तो करेक्ट मैचिंग है सामने ही है, A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4। 120 is फर्स्ट। पेज नंबर है इसका 5 to 10, NCERT 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? आउटर थिन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये थिन लेयर, आउटर नहीं, ये इनर लेयर, तब ये सही होता। और इनर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। ये आउटर लेयर जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, स्पोरोडम बनाती है दोनों मिल करके। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सही है। इसमें फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके अलावा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड सब प्रेजेंट हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और बाकी जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलन कंजम्पशन इज क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, ये भी ठीक है। तो सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट हैं और ए और बी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है तो ए एंड बी। 121 is fourth. Now we move to next question, question number 122. Page number था इसका 7. Now question number 122. How many matchings are correct with reference to double fertilization? डबल फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड सेंट्रल सेल। सिंगेमी जो है वो ट्रू फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग सेल।
ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स नहीं, 1 मेल गैमीट एंड 1 सेंट्रल सेल, तो ये भी इनकरेक्ट है। पॉलन एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, क्योंकि ये एक मेल गैमीट और एक सेंट्रल सेल में प्लॉइडी होती है n+n। डबल फर्टिलाइजेशन, ये जिम्नोस्पर्म नहीं, सिर्फ एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक है, तो ये भी गलत हो गया। एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, ये ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में बताना है, तो यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट सही हैं, सी और ई। पूछा गया है करेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 122। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, पेज नंबर है ये 18। इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी सेल्स आर या मे शो पॉलीप्लॉइडी, तो यहाँ पर मेगास्पोर ये प्लॉइडी इसकी होगी, एन हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर ये भी एन हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मोर देन 2, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है ये 3n है। पॉलन ग्रेन ये हैप्लॉइड है, जाइगोट 2n था। जनरेटिव सेल ये पॉलन ग्रेन की सेल्स हैं, मतलब ये भी n। वेजिटेटिव सेल भी n। न्यूसेलस ये स्पोरोफिटिक है, 2n। फंक्शनल मेगास्पोर ये भी n। टैपेटम सेल्स भी पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म और टैपेटम सेल्स। 123 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6 to 18। Now question number 124, excess of glucose in the blood causes the release of insulin from the pancreas, तो ये ठीक है, पैंक्रियाज से इंसुलिन आएगा बीटा सेल से, और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज की वजह से आता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन उस समय बढ़ जाएगा, ठीक है। इंसुलिन लोअर्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ये भी ठीक है, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 124 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, पेज नंबर है ये 245 to 246। 125, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड प्राइमरी टारगेट ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इंटरमीडिएट लोब, यहाँ पर ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर्स ये आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एक्सोनली ये यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँचता है, वहाँ से फिर ये रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे जो पोर्टल सिस्टम है इसका नाम है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। The pituitary gland is called primary target of hypothalamic hormones, तो सही है ये। Hormones from hypothalamus regulate secretion of hormones from pituitary gland, तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आते हैं वो सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 125 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। 241। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो जाइगोट, और जाइगोट में होता है फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसकी वजह से एक छोटी सेल एक बड़ी सेल, फिर प्रो एम्ब्रियो, इसके बाद फिर यहाँ पर ग्लोबुलर, फिर इसके बाद हार्ट शेप, और उसके बाद फिर मैच्योर एम्ब्रियो, तो करेक्ट आंसर होगा 126 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, पेज नंबर है ये एनसीईआरटी 218। माइक्रोपाइल्स रिमेन इन द सीड कोट एंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, तो ये सीड कोट में प्रेजेंट होगा, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। फूड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सीड में, तो यहाँ पर ए और बी और सी करेक्ट,
आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ 127. Now we move to next question. Question number 128. Which is correct about following figures? तो यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन दिखाई गई और ये कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, सिंक कार्पल्स. यहाँ पर ये कार्पल्स फ्री हैं, तो यहाँ पर भी मल्टी कार्पेलरी है, लेकिन ये एपोकार्पस और ये वाला सिंक कार्पस. सिन मतलब फ्यूज्ड. तो मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस एंड मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस. फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है. एपोकार्पस कंडीशन लोटस, रोज एंड मिकेलिया. सिंक कार्पस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं पेपरवर, टोमेटो, मस्टर्ड. तो 128 is first. Now question number 129. पेज नंबर है ये NCERT 29. Now question number 129. How many statements are correct for the given diagram? तो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन दिखाया गया है, मेल गैमेटोफाइट है ये. It is male gametophyte related with angiosperm. It is haploid structure. तो पॉलिन ग्रेन हैप्लॉइड है. यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, इन सब की प्लॉइडी एन, और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के बनाती है मेल गैमेट्स, इनकी भी प्लॉइडी एन. तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया. गलत. तो यहाँ पर ए बी सी डायग्राम के रिस्पेक्ट में सही है. 129. नाउ क्वेश्चन नंबर 130. हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? इसमें से कितनी मैचिंग सही है? बटरफ्लाई पॉलिनेटिंग एजेंट सही है. हमिंग बर्ड्स पॉलिनेटिंग एजेंट सही है. गेको लिजर्ड ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट है. लीमर्स ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट. तो 130 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4. ऑल आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 131. पेज नंबर है ये 14. Oxytocin is called birth hormone. Oxytocin induce contraction of striated muscles of uterus during the birth of young ones. तो ये बर्थ हार्मोन है, ये तो ठीक है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है. पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल होता है इसका. जितना ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा उतना ही वो स्टिमुलस देगा. हाइपोथैलेमस को ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और बढ़ता है. लेकिन यहाँ पर ये स्ट्राइटेड गलत दिया हुआ है. यहाँ पर स्मूथ मसल्स होंगे. तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 132. पेज नंबर है 242. Fall in blood calcium level stimulates parathyroid to secrete parathormone. तो पैराथार्मोन क्या करता है? ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा. तो ये ठीक है. यहाँ पर कैल्शियम का लेवल अगर कम होगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा. पैराथार्मोन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, ये गलत है. ये डिक्रीज नहीं करता है, ये इंक्रीज करता है. हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. 132 का सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 133. पेज नंबर था ये 243. नाउ क्वेश्चन नंबर 133. हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? जोस्टेरा मैरीन सी ग्रासेस ठीक है. यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली होती है. वाटर के नीचे ही पॉलिनेशन होगा. हाइपोहाइड्रोफिली. लॉन्गेस्ट पॉलिन रिबन शेप्ड. हाइड्रिला वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स. हाइड्रिला में इपीहाइड्रोफिली सरफेस पर होगा. वाटर लिली पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ये गलत है. वाटर लिली जो होता है ये सरफेस पर आ जाएगा. तो यहाँ पर विंड या इंसेक्ट्स के थ्रू. वाटर गलत दिया हुआ है. ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट मेल गैमीट ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर. तो यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड हैं, सही दिया हुआ है. ए बी डी सही है.
और सी यहाँ पर इनकरेक्ट। तो 133 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 134। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। पॉलिन मदर सेल, इसमें भी मियोटिक डिवीजन, इनकी प्लॉइडी होगी 2n। यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, यहाँ पर पॉलिन माइक्रोस्पोर जो चेंज हो जाता है पॉलिन में, तो ये कैसे होंगे, ये n सही है, मियोसिस से होगा। एम्ब्रियोसैक मेल गैमेटोफाइट, गलत, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एग अपरेटस हैप्लॉइड है, ठीक है। एग अपरेटस एग सेल और सिनर्जिड से मिलकर के बना होगा। ये एग सेल और ये दो सिनर्जिड्स, और ये होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर, इनको बोलते हैं एग अपरेटस। तो इनकरेक्ट यहाँ पर हो गया थर्ड 134। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये 10। 135 FAD acts as an electron acceptor in between। तो FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा सक्सिनिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड के बीच में। FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है ये। यहाँ पर एंजाइम होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्रेब्स साइकिल में। पेज नंबर है इसका NCERT 1, पेज नंबर 159। So thank you all of you. I have covered my portion. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट सीरीज का 12वां टेस्ट है, जो कि हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 91 to 135 डॉक्टर शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का की बहुत शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। और मैं क्वेश्चन 136 से 180 तक की जर्नी आपके साथ कर रहा हूं। आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में किन किन पार्ट्स में क्या होता है उसके बिहा पर है। पहला सवाल आपके सामने कि पीसीटी में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यही होता है न्यूट्रिएंट का, एमिनो एसिड का, ग्लूकोज का, ठीक है। फिर एक काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको बताया गया था, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये बताया गया था कि इसमें आपकी एक वासा रेक्टा होती है और एक हेलने लूप होती है, इन दोनों में एक दूसरे के अपोजिट काउंटर करंट चलता है और इन्हीं काउंटर करंट की वजह से आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होता है और जितना फिल्ट्रेट इनिशियल का रहता है उसका 4 गुना ये बनता है, ठीक। तो ये बात सही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है और काउंटर करंट में वासा रेक्टा है या हेलने लूप भी है। और रीनल कार्पसल के क्या बोलते हैं सर, आपको पता है, ये है बोमन्स कैप्सूल और इसमें ये आपका ग्लोमेरुलस ये बन जाता है, इसी को बोलते हैं रीनल कार्पसल, और या इसी को हम मेल्पिगियन बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये चारों मैचिंग आपकी सही है, सेकेंड आंसर। भैया आप देख सकते हैं जेड स्कीम आपको पता है कि जब आपकी लाइट रिएक्शन होती थी बच्चों, लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन के मेनली 2 पार्ट थे, एक आपका PS1 और PS2, मतलब पहले PS2 चलता था और उसके बाद चलता था PS1, याद रखिएगा, ठीक है। PS2 और PS1 ये दोनों जब एक साथ ऑपरेट होते थे तो आपका नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता था, याद रखिएगा। जब ये दोनों साथ काम करते थे नॉन साइक्लिक फोटो, उसमें आपकी ये जेड स्कीम ऐसे बनती थी। तो जेड स्कीम किससे संबंधित है, लाइट रिएक्शन से, याद रखिएगा। जब बोथ PS1 PS2 साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे तो आपका नॉन साइक्लिक फोटो होता रहेगा, दैट इज लाइट रिएक्शन, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, ऑल दो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, ये राइट टाइप फर्टिलाइजेशन अकर्स इन कुछ नहीं। ये क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि मैं ये स्टिग्मा बना रहा हूँ
और ये मैं स्टाइल ओवरी बनाया। मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक पॉलन ग्रेन है राइट टाइप, और ये मान लीजिए है एक रॉन्ग टाइप। भले ही रॉन्ग टाइप जाएगा तो जर्मिनेट नहीं करने देगा, राइट टाइप जाएगा तो करने दे सकता और नहीं भी, क्योंकि पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कि वो राइट टाइप वाले को भी रिजेक्ट कर सके। लेकिन एक बात बताइए, फर्टिलाइजेशन जब होना होगा तो राइट टाइप वाले से ही तो होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि भले ही ये इसके पिस्टिल के ऊपर है कि रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, पॉलन जर्मिनेशन कर दे, इसके ऊपर है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होना होगा तो राइट टाइप वाले से ही होगा, रॉन्ग स्पीसीज से नहीं होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि ऑल दो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, पॉलिनेशन हो जाना ही फर्टिलाइजेशन गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो आपके राइट टाइप वाले से ही होता है, सेम स्पीसीज वाले से ही होता है। ठीक, ऐसा क्यों है? पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप या राइट टाइप। बिल्कुल, पिस्टिल के पास एबिलिटी, इसका करेक्ट एक्सप्लेन है, पिस्टिल के पास एबिलिटी है कि राइट टाइप कौन है, रॉन्ग टाइप कौन है। और रॉन्ग टाइप तो कभी नहीं फर्टिलाइज करेगा, और राइट टाइप वाला कर भी सकता और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि पिस्टिल ने उसे पॉलन जर्मिनेशन के लिए एक्सेप्टेंस दिया है कि नहीं दिया है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर? पहला आंसर। अब देखिए वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर, ये बताया गया था कि सपोज दैट एक हैबिटेट है, यहाँ पर एक स्पीसीज है ए, एक स्पीसीज है बी और ये एक स्पीसीज, और कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लगातार इनमें वेरिएशन आता रहता है। ए मान लीजिए ए डैश बन गया, ए डबल डैश बन गया, तो कहते हैं नेचर लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर जो स्पीसीज वहाँ रह रही है उसके अंदर चेंज नहीं आएगा तो नेचर को अडाप्ट ही नहीं कर पाएगी, और अडाप्ट और चेंज होने के लिए हमें चाहिए लगातार वेरिएशन आता रहे। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस होती है, जिसे थोड़ा थोड़ा जीन में चेंज होता है। तो आप देखिए, आपने 5 पीढ़ियों 4 पीढ़ी पीछे देखिए, आपकी शक्ल आपके पूर्वजों से कम मिलती है, लेकिन जो आपके माता पिता या जो एक पीढ़ी पीछे उनसे आपकी शक्ल मिल रही होगी, ये और कैरेक्टर्स भी मिल रहे होंगे, याद रखिएगा। तो कहते हैं जनरेट्स न्यू जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीजिंग चांस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, दैट इज सेकेंड आंसर। और कहा गया कि वेरिएशन इज रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, और यही बात डार्विन ने कही थी कि एक दिए गए हैबिटेट में ए बी सी कई प्रकार के वेरिएंट पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। जो नेचर को अडाप्ट करता है, इवॉल्व करता है, सर्वाइव करता है, उसी का होता है नेचुरल सिलेक्शन, याद रखिएगा। दैट इज सेकेंड आंसर। फिर लिखा पंचन माहेश्वरी इज बेस्ट नोन फॉर एम्फेसाइजिंग एंड पॉपुलराइजिंग विद द फॉलोइंग प्लान टिश्यू कल्चर एंड आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, फर्स्ट आंसर। और इनका पीसीआर से कोई लेना नहीं था, और क्रिस से इसका कोई लेना नहीं था। जीनोमेटिक्स का मतलब मेटा जीनोमिक, इससे कोई लेना नहीं, पहला था। इन्होंने टिश्यू कल्चर पे काम किया, लैब टू लैंड पे काम किया, क्राफ्ट कैफेटेरिया बनाया, और प्लांट ब्रीडिंग का इनका रोल था, और एम्ब्रियोलॉजी पे इनका रोल था। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए से द इनकर्ड मैच फॉर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, कुछ नहीं सर। अब देखिए कहा गया कि न्यूरॉन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ए पोलर, तो ए पोलर में क्या होता है बच्चों, केवल साइटान होता है और एक्सान होता है। यूनिपोलर में ए पोलर में कुछ नहीं होता है, केवल साइटान होता है। और ए पोलर में साइटान विथ 1 एक्सान। बाई पोलर में साइटान होता है, एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सान होता है। और मल्टीपोलर में आपका साइटान होता है, मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सान होता है। इसका मतलब चाहे यूनिपोलर हो, बाईपोलर हो, मल्टीपोलर हो, एक्सान सब में एक ही रहेगा। अब इनकी पोजीशन देखिए, बाईपोलर रेटिना में है, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और हमारे शरीर में ज़्यादातर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स मल्टीपोलर होते हैं। और यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अब देखिए, चाहे माइलिन शीथ बने और चाहे ना बने, स्वान सेल दोनों में पाई जाती, याद रखिएगा, एब्सेंट नहीं होती। तो इनका मैच यही है, फोर्थ आंसर। ठीक है, स्वान सेल माइलिन दोनों में होगी। फिर लिखा विद द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट पंचन माहेश्वरी, कहते हैं डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन टेक्निक। अब देखिए क्या है, आपको मालूम था कि जो पिस्टिल होता है वो राइट टाइप के पॉलन को भी रिजेक्ट कर देता है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस पॉलन से इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो हमने क्या किया, स्टिग्मा पिना के रखे डायरेक्ट हमने ओवेरियन कैविटी में इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी को बोलते हैं इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, और ये पॉलन पिस्टिल के रिएक्शन को ओवरकम करता है, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट हमने पॉलन गेन ओवेरियन कैविटी में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये ओव्यूल में जा करके एम्ब्रियो साइक में चला जाएगा और वहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा, दैट इज फर्स्ट आंसर, याद रखिएगा। लिखा कैलिक्स एंड कोरोला, आपसे बताया गया था कि जब आप फ्लावर की बात करते हो
तो फ्लावर के आपके 4 फ्लोरल अपेंडेज बताए गए थे। पहला बताया गया था कैलिक्स, दूसरा बताया गया था कोरोला, तीसरा बताया गया था एंड्रोसियम, चौथा बताया गया था गाइनोसियम। इतनी बातें बताई गई थी, लेकिन कुछ पौधे ऐसे जिनमें ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, उस स्ट्रक्चर का नाम पेरियंथ, इसकी यूनिट टेपल, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा पेरियंथ, और इसका एग्जाम्पल किताब में क्या दिया है सर, लिली दिया हुआ। फर्स्ट आंसर लिखा है कि से द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजनस बेस। कुछ नहीं सर, आपको पता है कि जब आप आरएनए और डीएनए की बात करते हो तो इनके जो मोनोमर थे वो थे आपके न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और उसमें 3 बातें थी, एक था नाइट्रोजन बेस, और एक था H3PO4, और एक था शुगर। और शुगर 2 प्रकार के थे, डीऑक्सीराइबोज राइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, राइबोज आरएनए में। ये पेंटोज शुगर था, ये 5 कार्बन वाला शुगर था। तो सर ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर पिरिमिडीन, ठीक, और एक होता है प्यूरिन। प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन होता है। ये साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। इसका मतलब प्यूरिन तो चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए, दोनों में सेम रहता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल और डीएनए में थायमिन। तो भाई प्यूरिन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड्स आर सेम और प्रिमिडिन्स मे डिफर, ये सही है। अब देखिए, आपने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें एक टी और सी आर्म होता है। ये टी क्या है, थायमिन है। तो थायमिडीन जो होता है, थायमिडीन वो आपके टीआरएनए में होता है, याद रखिए। इसीलिए यहाँ पर देखिए प्रिमिडिन में डिफर लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, थायमिडीन जो होता, हाँ, नाइट्रोजन बेस के रूप में थायमिन नहीं होता आरएनए में। थायमिडीन के फॉर्म में जो होता है वहाँ पर वो अनयूजुअल बेस पेयर के फॉर्म में 4 भुजाओं में 1 भुजाओं में होता है। टी साई सी आर्म होता है, याद रखिएगा। तो भाई ये तो सही हो गया। पिरिमिडीन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम, ये गलत है सर। सी और टी में थायमिन और यूरेसिल वेरी करता है, ठीक। और प्यूरिन्स में डिफर, ये गलत है। एमंग प्यूरिन्स आरएनए हैव यूरेसिल, ये बात सही है कि आरएनए में यूरेसिल होता है, और ये बात सही है कि डीएनए में थायमिन होता है, लेकिन ये पिरिमिडीन के लिए होते ना कि प्यूरिन के लिए। गलत है भाई पहला आंसर। तो क्या होना चाहिए था, एमंग पिरिमिडीन्स आरएनए हैव यूरेसिल एंड डीएनए हैव थायमिन, तब ये सही होता, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा हुआ फॉलोइंग, आपको मालूम था कि जो माइक्रो बॉडी होती है ये यूनिट मेम्ब्रेन बॉडी होती है, मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या होती है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक। और ये प्लांट एनिमल दोनों में होगी, साइकस अक्रोच होगा ही। अब देखिए, आपको बताया गया था कि अगर मैं कहूँ कि डीएनए है तो ठीक है, लेकिन जब आप यूकैरियोट्स की बात करते हो सर, यूकैरियोट्स, तो ये ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक। और क्रोमोसोम जब होता है तो इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है। इसका मतलब सेंट्रोमियर की बात आप तब करेंगे जब क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम की बात आप तब करेंगे जब डीएनए की सुपर कॉइलिंग होगी और वो ऑर्गेनाइज होगा क्रोमोसोम के फॉर्म पे। ये होगा यूकैरियोट्स में। तो सर यूगिना क्या है, यूकैरियोट्स है। तो ये तीनों सही हैं, इनका एडमेज क्या जाएगा, फोर्थ आंसर। लिखा है कि मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली। अब देखिए, आपकी किताब में लिखा गया है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था एंजियोस्पर्म में, डबल फर्टिलाइजेशन, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो 2 चीज़ें बनी थी, एक तो जाइगोट बना था और दूसरा बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। लेकिन किताब ये कहती है, एनसीईआरटी पूछती क्यों इस प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये दोनों एक एक सेल हैं, ये जल्दी डिवाइड करके एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक। ये जल्दी डिवाइड करके एंडोस्पर्म बन जाता है इनकम जाइगोट के एम्ब्रियो बनने से पहले। ऐसा क्यों है, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक लगातार मल्टीपल सेल डिवीजन चाहिए, और सेल डिवीजन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और ये न्यूट्रिशन और एनर्जी देता है कौन, ये एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म, अच्छी बताइए, जिसको किसी को कुछ देना होगा पहले वो खुद तो स्टोर करेगा। भाई मेरे पास अनाज घर होगा तभी मैं किसी को अपने घर टिका सकूंगा, रह सकूंगा। जब मैं ही खुद ही सड़क के नीचे सो रहा हूँ तो मैं किसी को क्या रखूंगा, बात को समझिए। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फास्टर होता, जल्दी हो जाता है, और इसीलिए किताब ये कहती है ज़्यादातर जाइगोट जो तभी डिवाइड करते हैं जब एंडोस्पर्म प्रॉपरली सफिशिएंट बन जाता है। ये सही है। दिस इज एडाप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या आंसर आ गया इसका, पहला। और ये किताब ने आपने एनसीईआरटी ने पूछा, याद रखिएगा, इटैलिक सर के क्वेश्चन पूछा हुआ है,
फर्स्ट आंसर। ठीक है, 2 पिट्यूटरी हार्मोन्स ऑफ द मदर टेक पार्ट इन फीडिंग द इन्फेंट ऑफ मिल्क। अब देखिए लिखा है कि 2 पिट्यूटरी हार्मोन ऑफ द मदर टेक पार्ट इन फीडिंग द इन्फेंट ऑफ मिल्क। अब प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटी, देखो प्रोलैक्टिन तो चलो आ रहा है, मैं मानता हूँ पिट्यूटरी से, लेकिन सर ये तो कुछ हद सही है, लेकिन प्रोलैक्टिन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सिंथेसिस। नहीं सर, सिंथेसिस नहीं है, ये इजेक्शन ऑफ मिल्क है। क्या ये इजेक्शन ऑफ मिल्क है? तो भाई ये गलत है, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स है। ठीक, तो शिशु को दूध में मिलने वाले माँ के 2 हार्मोन कह रहे हैं कि जो बच्चा माँ से दूध पीता है उसमें 2 हार्मोन भाग लेते हैं। एक तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन तो है ही कि मिल्क फार्मेशन, एल्वुलाई का फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रीशन अंदर, लेकिन जो मिल्क इजेक्शन होता है निपल से वो उसके लिए चाहिए ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस ऑफ मिल्क व्हेन द इन्फेक्ट। सर ये गलत है भाई, तो क्या आंसर आ गया? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड आंसर। अब देखिए से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। कुछ नहीं सर, ये बटरफ्लाई का डायग्राम है, ये बटरफ्लाई का डायग्राम है, ये सर आर्थ्रोपोडा है, इसमें कोई शक नहीं। ये इंसेक्टा क्लास है, इसमें 3 पेयर लेग होंगे। 3 पेयर लेग कैसे होंगे सर? ये ज्वाइंटेड अपेंडेज के फॉर्म में होंगे, याद रखिएगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि ये प्लेटीहेल्मिन्थी से आगे है, सीलोमेट है क्योंकि इनिडा से आगे है, सर्कुलर सिस्टम ओपन है, ठीक है, जॉइंट है ही, लेकिन सर ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन होते हैं। ये तो आपने पढ़ा था कॉकरोच में, ये काइटिनस एक्सो स्केलेटन होते हैं, और जो कि इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। ABCD, क्या आंसर आ गया? दैट इज़ फर्स्ट आंसर, ABCD। अब देखिए कुछ नहीं सर, ये आपकी कंपाउंड इपिथीलियम है, कंपाउंड इपिथीलियम, याद रखिएगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये इपिथीलियल टिश्यू है, कहाँ पाई जाएगी? स्किन में पाई जाती है सर। कुछ नहीं सर, पहला डायग्राम तो मुझे दिखा कि सर ये प्लूरो ब्रैकिया का है, ठीक, और ये स्कॉर्पियन का है, ठीक, और ये सर आपका प्रिस्टिस का है, और ये कैमलियन है, दैट इज ट्री लिजर्ड। इसका मतलब सर इनमें से कुछ इनवर्टिब्रेट हैं, कुछ वर्टिब्रेट हैं, कुछ कार्डेट हैं, कुछ नॉन कार्डेट हैं, ये बात तो समझ में आती है। तो सारे इनवर्टिब्रेट नहीं है, ये आपका डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी गलत। इनमें से कोई भी स्यूडो सीलोमेट नहीं है। देखिए सीलोमेट सीलोमेट सीलोमेट, और इसमें सीलोम की बात आप कर नहीं सकते। मेरीन हम इसको मान सकते हैं, मेन इसको मान सकते हैं, लेकिन ये दोनों टेरेस्ट्रियल हो गए। हाँ, एक्वेटिक मान सकते हैं आप इसको, लेकिन सर ये तो आपका ट्री पाया जाएगा, तो ये सब के सब गलत हैं, नन, इसमें से कोई सही नहीं है। इसको भी आप मान सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नदी वगैरह में, ठीक, और ये दोनों मेरीन हो गए, लेकिन सर ये तो है नहीं। क्या आंसर आ गया? नन। अब देखिए सर, ये आपका डायनोफ्लैजिलेट्स है, इसी को आप गोनियोलैक्स भी कह सकते हैं। ये गोनियोलैक्स है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक, सही है, यूनिसेलुलर है ही, और प्रोटिस्टा तो है ही, दैट इज, और 2 फ्लैजिला है, फोटोसिंथेटिक है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। लिखा कार्टिसोल थेरेपी यूजफुल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? आपको मालूम है कि एक ऑर्गन कोई ग्राफ्ट है, ये किसी डोनर से निकल के होस्ट में जा रहा है, तो ये एज ए एंटीजन काम करेगा और बॉडी की इम्यूनिटी को ट्रिगर करेगा, ये इसका रिस्पॉन्ड करेगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स करेगा, तो बॉडी जो होगी इसको अपोज करेगी, भैया कि हम तुम्हें नहीं लेंगे, तो उसके लिए इसकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, कार्टिसोल से, याद करिएगा। तो इम्यूनो सप्रेशन दिया जाता है कि भैया ट्रांसप्लांट हो जाए, एक बार बॉडी का पार्ट बन जाए, उसके बॉडी अडाप्ट कर लेती है इसको, याद रखिएगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा एल्डोस्टेरोन प्राइमरली फंक्शन इन द। अब देखिए एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम वाटर का DCT से रीअब्जॉर्ब कराना और पोटेशियम का एलिमिनेशन सिक्रीशन करना, याद रखना। तो लिखा एलिमिनेशन सोडियम एक गलत है, कंजर्वेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम ये भी गलत है, कंजर्वेशन ऑफ पोटेशियम ये गलत है, और सोडियम एंड वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर ब्लड में लेके आ, जो नेफ्रॉन के माध्यम से जो आपका सोडियम वाटर जा रहा था यूरिन में, उसे वापस लाता है और एलिमिनेशन करता है पोटेशियम का, दैट इज फोर्थ आंसर, याद रखिएगा।
तो सोडियम और वाटर का डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम को एलिमिनेट कर देता है। फोर्थ आंसर। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकर, कुछ नहीं सर, किंगडम एनिमेलिया आप जानते हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है और इसी पॉलियंस में आपका कन्वोल्वोलेसी और सोनेसी थे। ये दो फैमिली कन्वोल्स और सोनेसी इसी में थे। और फैमिली आपकी प्राइमेटा नहीं, प्राइमेटा एक ऑर्डर है। किसका ऑर्डर सर? मंकी एफ मैन का। और जीनस क्या है? ट्रिटिकम। किसका? वीट का। ये आप जानते ही हैं। तो मुझे थर्ड आंसर दिख रहा है, यही गलत है। ठीक, अब देखिए इन फ्रॉग ईयर इन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज ए बैलेंसिंग, बिल्कुल सही है। ईयर जो होता है, देखिए सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ इंटरनल ईयर का, फिर हुआ मिडिल ईयर का, फिर हुआ एक्सटर्नल ईयर का। तो इंटरनल ईयर में कॉक्लिया होती है तो वो बैलेंसिंग का काम करती ही करती, याद रखिएगा, हियरिंग तो करेगी ही। अब देखिए जो बिडर कैनाल होता है वो मेल फ्रॉग का पार्ट होता है, फीमेल में नहीं होता। ये आपको बताया गया होगा, गलत है भाई, ये सही है, ये गलत है। तो बिडर कैनाल जो है वो आपके मेल फ्रॉग का पार्ट है, फीमेल फ्रॉग का पार्ट नहीं है। और इससे स्पर्म पास होता है, ये बताया गया। कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक, कुछ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि ब्लड में ग्लूकोज आने के कई तरीके हैं। पहला सर ग्लाइकोजन से आ सकता है और दूसरा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आ सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, नॉन कार्ब सोर्स से आता है जैसे लिपिड, प्रोटीन, ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए तो सर कार्टिसोल है, ये तो आप जानते हैं, इसके लिए कार्टिसोल है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज लाने के लिए सर मैं ग्लूकागान भी जानता हूँ। ठीक, ग्लूकागान है और एड्रीनेलिन भी है। ठीक, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलते हैं। तो इसका मतलब कौन से ऐसे, अब देखो हाइपरग्लाइसीमिया होने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस दोनों हो जाए तो सर कार्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बढ़ाएगा। और ये ग्लाइकोजेनेसिस फेवर करें कौन कौन? ग्लूकागान, एड्रेनालिन। इसका ग्लूकागान, कार्टिसोल, ठीक है, और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ही आपका कार्टिसोल है, याद रखिएगा, कार्टिसोल। इसमें एक हार्मोन और होता है सर, कार्टिसोन भी होता है। लेकिन एल्डोस्टेरोन जो होता है ये सोडियम और वाटर, सोडियम की कंसेंट्रेशन बढ़ाता है किसमें? ब्लड में। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? थर्ड, ये हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करेगा। फिर लिखा ए हार्मोन इज ए प्राइमरी साइट ऑफ एक्टिविटी इन द लिवर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोज। कुछ नहीं सर, आपको पता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगती है इसी को हिपैटोसाइट पे काम करती है कौन? इंसुलिन, और इसको बदल देती है किसमें? ग्लाइकोजन में। तो इसका लीवर में काम करने वाली हार्मोन इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है वाया ग्लाइकोजेनेसिस। तो क्या हो गया? पेनक्रियास से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। कौन सी सेल से निकलता है सर? ये निकलता है बीटा सेल से, याद रखिएगा। ठीक, सेकेंड आंसर। लिखा शुगर लेवल ऑफ ब्लड कैन बी रिड्यूस इमीडिएटली। कुछ नहीं सर, आपको पता है कि मैं कह रहा हूँ ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ठीक, तो मैं इसको भेज दूंगा लीवर में। ठीक, किस में बदल दूंगा सर? ग्लाइकोजन में बदल सकता हूँ। किस प्रोसेस से? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, तो इसका मतलब इंसुलिन थेरेपी अगर की जाए, आपको पता है इंसुलिन तो ओरल हम ले नहीं सकते क्योंकि डाइजेस्ट कर जाएगा, इंट्रावेनस इंसुलिन, दैट इज थर्ड। इसी थेरेपी से हम इस ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल देंगे तो ब्लड शुगर लेवल घट जाएगा। थर्ड आंसर। अब देखिए थायरॉक्सिन थायराइड से निकलता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा सर, ये इंक्रीज होगा, ये गलत है। ग्लूकागान बीटा सेल से अल्फा सेल से निकलती है, ये भी गलत हो गया। कैल्सिटोनिन को ही हम थायरोकस भी कहते हैं, इसका काम होता है कैल्शियम लेवल का ब्लड में घटाना, ठीक है सर। और ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, याद रखिएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ग्लूकोनियोजन से लिपोलिसिस, ये तो ठीक था लेकिन ये गलत है। क्या आंसर आ गया? थर्ड। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में तो सर बहुत है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, तमाम ग्लैंड हैं। तो ये जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा आपका बीमारी है जो आपके हाइपोसिक्रीशन से होती है। तो गिगंटीजन सर आपको पता ग्रोथ हार्मोन के हाइपर से होती है। सिंपल ग्वाइटर जो है सर वो थायरॉक्सिन
थायरॉक्सिन की कमी से होती है। हाइपरटेंशन आपको पता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ता है, वो एड्रेनलिन की वजह से बढ़ता है। और एक्सोप्थेल्मिक गाइटर जो होता है सर वो थायरॉक्सिन के हाइपर से होता है। तो आंसर क्या आ गया? सिंपल ग्वाइटर। तो इसका ये वो बीमारी है जो हाइपोसिक्रीशन की बीमारी है, याद रखिएगा। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। विद द फॉलोइंग हार्मोन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजिनोलिसिस। अभी मैंने बताया कि एक तो इमरजेंसी कंडीशन में ये निकलेगा ही, और नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकागान काम करता है, बोथ 1 2। और ये क्या करेगा सर? ये करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, याद रखिएगा। ठीक, थर्ड आंसर लिखा इम्पेयरमेंट ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स काजेज डिक्रीज कंसंट्रेशन। कुछ नहीं सर, एडिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन एक तो निकलता है सर आपका एल्डोस्टेरॉन, ठीक, एल्डोस्टेरॉन, याद रखिएगा। ठीक, एल्डोस्टेरॉन। तो एडिनेलिन तो सर एडिनेलिन का स्लेनर नहीं है, स्लेनर नहीं है। और कैल्शियम का तो सर या तो टीसीटी हो सकता है सर, और या तो पीटीएच हो सकता है। बचा आपका सोडियम। अब देखिए एल्डोस्टेरॉन काम करता है डीसीटी पे, और यहाँ सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। तो इसका मतलब कहते हैं इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि अगर ये एडिनल कॉर्टेक्स ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, क्योंकि इसका काम था ब्लड में सोडियम और वाटर को बढ़ाना। तो अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा इसका, तो सोडियम आपका रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन घटेगा। फर्स्ट आंसर। फिर लिखा कंसीडर फॉलोइंग हार्मोन। कुछ नहीं सर, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स द हार्मोन्स प्राइमरली इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब ऐसे हार्मोन जो सॉल्ट, आयंस और वाटर में इन्वॉल्व हो रीअब्जॉर्प्शन कराने में, तो उनमें इनका रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में। सर ऑक्सीटोसिन का नहीं रोल है, क्योंकि ये तो आपका मिल्क इंजेक्शन करती है, पहली बात। ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम करती है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये भी नहीं है। हाँ, पैराथ हार्मोन। अब देखिए एंटी डायबिटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरॉन, ये आपका वाटर और सोडियम आयन, और ये सोडियम आयन और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड। तो अब बताइए बच्चों कि ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई किया क्या जाए। ठीक है, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, और ये पैराथ हार्मोन जो है ये कैल्शियम आयन को किसमें बढ़ाता है? ब्लड में। और इसका ऑस्मो रेगुलेशन और उसके बॉडी फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। 163 का थर्ड आंसर है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन इन्वॉल्व है? प्राइमरली इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, वुड इंक्लूड फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर लिखा अभी द फॉलोइंग सीड्स हैव रिमेन्ड अलाइव फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। अब देखिए वैसे तो किताब में जो डेटा दिया है वो दिया है ल्यूपिनस आर्कटिकस, ठीक, कितना ईयर है सर? 10,000 ईयर। ठीक, लेकिन अब चूंकि इन चारों में देखना था तो सर ये तो 2000 साल का है, ये आपका डेट पाम है। क्या है ये? डेट पाम। फर्स्ट आंसर। ठीक है भाई, तो क्या आंसर आ गया? पहला। लिखा वाइल प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट विच द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट। कहते हैं कि एक तरीका होता है जब आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपने कराया, इसके दो पार्ट थे। एक था सबसे पहला काम इमस्कुलेशन कराना, दूसरा बैगिंग और रीबैगिंग। दो चीज़ें हैं, बैगिंग रीबैगिंग। तो एक चीज़ बताइए, आपको मालूम था कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल है तो इमस्कुलेशन तब कराएंगे जब हम इस मेल को यहाँ से एंथर कट करेंगे। तो अगर फ्लावर पहले से डायोसियस है, डायोसियस प्लांट आपने लिया है, या तो ये मेल वाला प्लांट होगा फीमेल वाला, तो हमें सिर्फ फीमेल प्लांट को ही टेकअप करना है जिसमें आपका गाइनोसियम है, तो इसमें हटाने की जरूरत नहीं, मतलब इमस्कुलेशन नॉट रिलेवेंट। ठीक, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ पॉलन चाहिए डिजायर्ड पॉलन छिड़कने के लिए, बैगिंग चाहिए फीमेल फ्लावर की, और डस्टिंग भी करनी है किसकी? पॉलन की स्टिग्मा के ऊपर। ये तीनों रेलेवेंट हैं, लेकिन सर इमस्कुलेशन की कोई नीड नहीं, कोई प्लांट कैसा? डायोसियस है। फिर लिखा एमोंगेज द इंसेक्ट द डोमिनेंट बायोटिक। बोला गया था कि वैसे तो अगर हम ए बायोटिक और बायोटिक दो बातें कहें तो इन दोनों में मेजॉरिटी किसकी है? बायोटिक की है सर।
और इसमें भी कौन आपके इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी कौन बीज, याद रखिएगा बीज और बम्बल बीज दो हैं, तो हालांकि वो नहीं है ऑप्शन में, तो क्या आंसर आ गया फोर्थ बीज। याद रखिए मैंने क्या क्या, एबायोटिक, बायोटिक में ज़्यादा कौन बायोटिक, बायोटिक में ज़्यादा कौन इंसेक्ट, इंसेक्ट में कौन बीज, दैट इज फोर्थ आंसर। फिर लिखा चूज द करेक्ट, क्या कुछ नहीं, कहते हैं पॉलन ग्रेन दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 350, कुछ नहीं सर, आपने पढ़ा था कि एक अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है, इसमें जब मियोसिस होती है तो आपके 4 पॉलन टेट्रॉड बनते हैं, ठीक है, और यही आगे चल के पॉलन ग्रेन बन जाते हैं मैच्योर फॉर्म में 4। 2 सेल्ड कंडीशन, 3 सेल्ड कंडीशन बात की बात है, लेकिन पॉलन ग्रेन तो एक ही रहता है। इसका मतलब 1 से 4 मिल रहा है सर, तो 325 से अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 1300 का नंबर आ रहा है सर, थर्ड आंसर। मतलब 325 अगर आपने माइक्रो मदद से लिए हैं तो कितने पॉलन ग्रेन मिलेंगे, 1300। अब देखिए कुछ नहीं सर, आपको पढ़ाया गया था कि मोनोकाट में सिंगल सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, और कॉटिलिडन तो नॉर्मली आपका टर्म है ही डाइकॉट में, तो मोनोकाट में जो होता है वो विशेष प्रकार की संरचना उसकी मॉर्फोलॉजी बन जाती है, तो वहाँ पर हम स्कूटेलम का नाम देते हैं, हालांकि कॉटिलिडन दोनों में ही है। याद रखिए डाइकॉट मोनोकाट में क्यों, नंबर ऑफ कॉटिलिडन का अंतर है, इसलिए दोनों आपकी ओरिजिन सेम है भाई, याद रखिएगा थर्ड आंसर, इसलिए होमोलोगस हैं। लिखा कि फिनोमिना ऑब्जर्व इन सम प्लांट वेयर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस, या हम इसको अगर हम एम्ब्रियो की जगह इंडिविजुअल मान लें तो इसको क्या बोल सकते हैं सर, आपके पार्थिनोजेनेसिस बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अब बिना फर्टिलाइजेशन के फूड क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी। अब ये एपोमिक्सिस 2 प्रकार की होती है सर, अगर ये हेप्लॉयड सेल से हुई तो इसको बोलेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। जैसे एम्ब्रियो सैक में आपके जितने हेप्लॉयड सेल हैं, सिनर्जिड है, एंटीपोडल है, अगर उनसे नई एम्ब्रियो बन गई तो उसको बोलेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और अगर कोई डिप्लॉयड सेल से बनी बॉडी की तो बोलेंगे एपोमिक्सिस, तो बोलेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस। लेकिन जो आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस है ये पूरा का पूरा क्लोन होगा, क्योंकि ये डिप्लॉयड 2 सेट क्रोमोसोम का रखेगा, लेकिन इसको हम क्लोन नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। 2 प्रकार की एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट। हेप्लॉयड सेल से बनेगा तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, डिप्लॉयड से बनेगा तो रिकरेंट एपोमिक्सिस, थर्ड आंसर। लिखा है कि स्टेटमेंट बताने इसमें से कितने आपके सही हैं, तो लिखा है द माइक्रोस्पोरेंजियम यूजुअली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टाइपिडम, ठीक है। बाहर के 3 जो होते हैं वो प्रोटेक्शन और डेहिशंस में काम करते हैं, और अंदर सबसे इनर मोस्ट होती टाइपिटम मल्टी न्यूक्लिएट होती है, पॉलीप्लॉइड होती है, ये देती है पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट, तो ये गलत है, आउट ऑफ 3 रेवोल्यूशन। कैपिटल सेल आर ऑफन मल्टी ड्यू टू न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइट, बिल्कुल सही है। होता क्या, सपोज एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, सबसे पहले टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन गए, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो गई सर, कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब इसके बाद हुई साइटोकाइनेसिस, तो अगर ऐसा ना हो तो पर सेल 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक। फिर लिखा माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म डिस्पोजेंस टिश्यू आर हेप्लॉइड, बिल्कुल सही है कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना वो कैसा हेप्लॉइड है, तो सही क्या, ए सी डी, क्या आंसर आ गया फर्स्ट। ये गलती मत करिए कि इन्होंने स्पोजेंस टिश्यू के नहीं पूछा, इन्होंने पूरा माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनता है इसमें टिश्यू, तो वो क्या है, वो हेप्लॉइड है, ए सी डी फर्स्ट आंसर। फिर लिखा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीड डॉर्मेंसी ट्रू है, सीड्स डू नॉट रेस्पायर ड्यूरिंग, गलत बात है। एक बार बताइए, अगर कोई व्यक्ति कोई सेल जिंदा है तो मेटाबॉलिज्म जरूर करेगी, और मेटाबॉलिज्म का मतलब है रेस्पिरेशन, चाहे एनारोबिक हो और चाहे एरोबिक हो सर। तो अगर सीड में जान है, डॉर्मेंसी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, तो रेस्पिरेशन करेगा नहीं करेगा, ये गलत है भाई। फिर लिखा सीड लूज ए लॉट्स ऑफ वाटर बिफोर डॉर्मेंसी, बिल्कुल सही है। पानी ज़्यादा होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तो क्या होगा, सीड जब जाती है डॉर्मेंसी में देखिए डेसिकेट कर जाती है, अपना डेसिकेशन में चली जाती है, अपना पानी लॉस कर देगी, याद रखिएगा। और सीड्स हैव लो मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग डॉर्मेंसी, बिल्कुल ठीक है। और सीड्स हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये गलत है। अगर नो मेटाबॉलिज्म होगा तो सीड खत्म हो जाएगा, उसमें जान नहीं रहेगी, दैट इज़ 2 and 3, ठीक है। इसी आप देखिए चना होता है, जब आप कहीं पानी में या कहीं छोड़ दिए, देखिए धीरे धीरे उसमें अंकुरित हो जाता है, ठीक है, 2 and 3, ये सही है।
लिखा ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, किसमें होगा सर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी को हम क्या दूसरा नाम देते थे, पॉलन मदर सेल, याद रखिएगा भाई, पॉलन मदर सेल, फोर्थ आंसर। अब देखिए फ्रॉम एमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दो दैट आर, कुछ नहीं सर, सबसे पहले तो गाइनोसियम क्या है सर, ये गाइनोसियम फीमेल सेक्स आर्गन है, किसमें है सर, एंजियोस्पर्म में। अब इसकी यूनिट क्या होती है सर, पिस्टिल, और क्या हो सकती है सर, कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक। अब इसको देखिए, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल जुड़ता है फनिकल के माध्यम से, किससे, ओवरी वाल से, प्लेसेंटा से, इसका मतलब प्लेसेंटा, एम्ब्रियोसैक, ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब के सब गाइनोसियम संबंधित हैं, दैट इज फर्स्ट आंसर। थैलेमस वो जगह होती है जहाँ से आपके कैलिस, कोला, एंडोसियम, गाइनोसियम निकलते हैं, ये फ्लावर के पार्ट नहीं है सर, गलत है। और एंडोथीसियम कहाँ था, पोलन ग्रेन में था, टैपिटम पोलन ग्रेन में था, और स्टेमन तो मेल है, दैट इज फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर ओव्यूल, प्लेसेंटा, यहीं पर होगा सर, और हाइलम भी। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ओव्यूल, कुछ नहीं सर, ओव्यूल की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, जो किताब में आपके एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बना हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल, तो देखिए उसके बाहर अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर लें तो सबसे अंदर सर एम्ब्रियोसैक होगा, और इस एम्ब्रियोसैक के अंदर एग होगा, और बाहर इनर इंटोगमेंट, आउटर इंटोगमेंट। तो अगर अंदर से चलेंगे तो भैया या तो एम्ब्रियोसैक हो सकता था और या तो एग हो सकता था, तो सब जगह एग ही है, तो सर एग मान लो। फिर उसके बाद एम्ब्रियोसैक, उसके बाद सर न्यूसिलस, फिर इंटोगमेंट, और इंटोगमेंट कौन, पहले इनर इंटोगमेंट फिर आउटर इंटोगमेंट, याद रखिएगा। तो सबसे ये एम्ब्रियोसैक हो गया, इसके बाहर ये न्यूसिलस, इनर इंटोगमेंट, आउटर इंटोगमेंट, और उसके अंदर एग। क्या आंसर आ गया, अंदर से बाहर ये होएगा, सेकेंड आंसर। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर, बिल्कुल ठीक है सर, 4 बनते हैं, इसी को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसमें से 4 बनते थे सर, और 4 में 3 खत्म हो जाते थे, और एक होता था फंक्शनल मेगास्पोर, और फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोस को क्या बनती थी, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड में एम्ब्रियोसैक टिपिकल गैमेटोफाइट बनती थी। और मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर बोथ आर हैप्लॉइड, गलत है सर, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइड 2n है, और मियोसिस के बाद ये बना था सर, ये तो हैप्लॉइड है, ये गलत है। तो एसर्शन सही है और रीजन कैसा है, रॉन्ग है, थर्ड आंसर, एसर्शन इज राइट और रीजन रॉन्ग, थर्ड आंसर। एंटोफिलस प्लांट्स, एंटोफिलस का मतलब होता है आपके इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, याद रखिएगा, ठीक। और एनिमोफिलस का मतलब होता है एयर के द्वारा। तो आपको पता है कि जो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होते हैं उनमें एक डायरेक्शन होता है, सपोज दैट ये एक फ्लावर है, इसके अंदर स्टिग्मा है, ठीक है, और मान लीजिए एंथर भी है, तो यहाँ से ये पॉलन ग्रेन है, एक इंसेक्ट आया, कोई मान लीजिए एक्स, इसको उठाया और इसको ले जाके किसी स्टिग्मा के सरफेस पे गिर गया, मतलब इसमें एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर डायरेक्शन है। इंसेक्ट आएगा, एक फूल में बैठेगा, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्स जो भी हो, ठीक, उससे उसके पैरों में वो चपक जाएगा पॉलन ग्रेन और नेक्टर, फिर वो चला जाएगा दूसरे फ्लावर पे खाने के लिए, वहाँ डस्टिंग कर देगा, ठीक, नेचुरली करेगा, तो ये डायरेक्शन है। लेकिन जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, वो 3 डायमेंशनल होते हैं, हर तरफ उड़ते हैं हवा के द्वारा, तो उनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़, जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, कहीं चपक ना जाएं, और हल्के हो ताकि हवा में उड़ सकें। और दूसरी चीज़ ये, उनमें वेस्टेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए भगवान ने एडाप्टेशन के लिए उसमें पॉलन ग्रेन की संख्या ज़्यादा बनाई। जो हवा में उड़ के जाते हैं एयर में, उनमें पॉलन ग्रेन ज़्यादा होता है, ताकि कुछ ना कुछ तो पहुँचे, और एक पहुँच जाएगा तो भी काम हो जाएगा। लेकिन इनमें एंटोफिलस में पॉलन ग्रेन की संख्या रिलेटिवली कम रहती है, और ये डायरेक्शन है, क्यों, एक इंसेक्ट आया, एक जगह बैठा, दूसरी जगह चला गया। लेकिन फ्लावर में जो आपका एंटोफिलस है, जो एयर के द्वारा पॉलन होता है, वो 3 चारों तरफ फैलता है। तो लिखा है कि एंटोफिलस प्लांट्स प्रोड्यूस लेस पॉलन व्हेन कंपेयर टू एंडोफिलस, बिल्कुल ठीक। क्यों, वेस्टेज ऑफ पॉलन इज रिड्यूस इन एंटोफिलस प्लांट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल पॉलिनेशन, मतलब इनमें डायरेक्शन फिक्स है कि भैया एक जगह से उठना है, एक जगह पहुंच जाना है। तो क्या लिखा है इसमें, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या आंसर आ गया, पहला, यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर लिखा टू प्रोड्यूस 4 सीड द नंबर ऑफ म्यूट, इसका शॉर्टकट सीख लीजिए आपके एंजियोस्पर्म के लिए। आपको सीड के लिए कहते हैं रिक्वायर्ड
मियोसिस, यही पूछते हैं कितना मियोसिस चाहिए। तो करिए क्या, जितना सीड आपसे पूछा जाए रिक्वायर्ड मियोसिस, अब देखिए कैसे निकलेगा शॉर्टकट से, रिक्वायर्ड मियोसिस। ठीक, इसका निकालने का तरीका क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ सीड दिया जाए प्लस 1/4 इंटू सीड निकाल लेंगे। 400 सीड के लिए पूछा गया था, इसका 1/4 करेंगे 400, तो सर ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, टोटल कितना जाएगा 500। ठीक, क्या आंसर आ गया थर्ड। इसका ये शॉर्टकट याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, जितना सीड के लिए पूछा जाए सीड प्लस 1/4 इंटू सीड, तो 400 प्लस 1/4 400, यह आ जाएगा 500। और इसका जो मैकेनिज़्म है ये आप लॉन्ग टर्म में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक, और इसका जो मैकेनिज़्म है सीड बनाने के लिए कितना म्योर डिवीजन चाहिए, तो उसको सीख लेते हैं। देखिए आपको पता है ये एक सीड है, मान लीजिए एक सीड है, इसमें एक एम्ब्रियो होगा, मान लेते ये एम्ब्रियो है। ठीक, और इसको मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक जाइगोट होगा, ये भी मैं मान लेता हूँ। सर इस जाइगोट को बनाने के लिए क्या होगा, सर एक स्पर्म आया होगा और एक एग आई होगी, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। एक एग आया होगा और एक स्पर्म आया होगा, ये दोनों फ्यूज किए होंगे तब जाइगोट, जाइगोट से में सीड। इसका मतलब कि जितना मान लीजिए मुझे 100 सीड अगर बनाने थे तो मुझे 100 एम्ब्रियो चाहिए होंगे, 100 जाइगोट और 100 एग और 100 स्पर्म चाहिए होंगे। ये बात मुझे समझ में आती है, समझ में आती है कि नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ 100 सीड हैं तो 100 एम्ब्रियो हैं, 100 जाइगोट हैं, 100 एग है, 100 स्पर्म है। अब जो आपका मियोसिस चाहिए होता है वो इन्हीं दोनों को बनाने के लिए चाहिए होता है। ठीक, ये बात तुमको समझ में आ गई। अब देखिए कहानी क्या आती है, कहानी ये है बच्चों, कहानी ये है कि सबसे पहले आपका एक पॉलन ग्रेन है, मान लीजिए ये आपका पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल। ठीक, इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस, तो इससे आपका 4 माइक्रोस्पोर बन गया। ठीक, और उससे क्या बन गया सर, 4 पॉलन ग्रेन बन गया। ठीक, और इस पॉलन ग्रेन को अगर आप देखिए तो मैं कह रहा हूँ इसमें 2 सेल्ड 2 गैमिट होंगे। ठीक, ये आपके 2 गैमिट होंगे और ये आपकी होगी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। इतनी बात समझ में आती है। मैं कह रहा हूँ एक मियोसिस हुआ, 1 मियोसिस, और एक पॉलन मदर सेल में हुआ, तो आपके ये कितने 2 मिल गए, मतलब टोटल कितने गैमिट मिल गए मुझे यहाँ 8। ठीक, क्यों, एक पॉलन ग्रेन में अगर 2 मेल गैमिट है तो 4 में कितने मिल गए, 8 मेल गैमिट मिल गए, 8 स्पर्म। लेकिन वहीं आप देखिए अगर मैं मेगास्पोर मदर सेल की बात करूं, ठीक, एक मेगास्पोर में इसमें अगर एक मियोसिस मैंने कराया, यहाँ पर ही मुझे 4 मेगास्पोर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, 4 मेगास्पोर। ठीक, लेकिन इसमें 3 हो जाएंगे ख़त्म और एक हो जाएगा यहाँ फंक्शनल। ठीक, एक हो जाएगा यहाँ फंक्शनल। पहला इसमें माइटोसिस होगा तो ये 2 सेल्ड कंडीशन वाला, दूसरा माइटोसिस होगा सर तो 1 2 3 और 4, और जब इसमें तीसरा माइटोसिस होगा सर तो यही आपका मैच्योर एम्ब्रियोसाइक बनेगा। ठीक है, और जिसमें आपका देखिए 2 सिनर्जिड और आपका एक एग सेल बन जाएगी। ठीक, और इसमें बन जाएगा आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सर। ठीक, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब कमाल की बात देखिए बच्चों, कमाल की बात यह है कि देखिए एक मियोसिस हुई, एक मियोसिस, तो आपको कितना मिला, केवल एक मेल गैमिट मिला। भाई एक ही तो 1 मेल 1 फीमेल गैमिट आपको मिला। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक मियोसिस हुआ है तो मुझे सिर्फ एक फीमेल गैमिट मिला है, और एक मियोसिस हुआ है तो मुझे 8 मेल गैमिट मिला है। ठीक, लेकिन ये जो 8 मेल गैमिट है, ये 2 मेल गैमिट होते हैं, ये 2 मेल गैमिट, एक चला जाता है किससे फ्यूज करने के लिए, एग से। एक से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक, और दूसरा जो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से तो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ठीक, ये बात हमको समझ में आई कि इन 2 मेल गैमिट से जो रिलीज होते हैं इस सिनर्जिड में 2 मेल गैमिट, उनमें सिर्फ एक चला जाता है जाइगोट
एक से फ्यूज करता है तो बनाता है जाइगोट, और दूसरा फ्यूज करता है मेल गैमेट। मान लीजिए 2 मेल गैमेट यहाँ रिलीज हुए, एक इससे फ्यूज किया, एक आपका इससे। इसका मतलब इस 8 मेल गैमेट में से सिर्फ 4 ही अवेलेबल होंगे जाइगोट को बनाने के लिए। बस यही था आपका क्वेश्चन। आपको ये लग रहा होगा सर कि एक मियोसिस से हमें एक फीमेल गैमेट मिला और एक आपका मियोसिस से हमें 8 मेल गैमेट मिला, लेकिन 8 के 8 जाइगोट फॉर्मेशन में नहीं जाते, और जाइगोट बना तो यही आपका एम्ब्रियो बनेगा और यही आपका सीड बनेगा, याद रखिएगा। इसका मतलब जितने फीमेल गैमेट मिले थे उसका आधा ही केवल सीड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। ये बात आपको समझ में आती है? ठीक, ये बात आपको समझ में आती है। अब देखिए कैसे, जब मैं कह रहा हूँ कि सीड हमारा है कितना 400, और मुझे 400 क्या चाहिए, एम्ब्रियो चाहिए सर, ठीक, और 400 मुझे क्या चाहिए सर, जाइगोट चाहिए सर, ठीक, और 400 के लिए मुझे 400 स्पर्म चाहिए और 400 मुझे चाहिए एग, ठीक, ये 400 चाहिए और ये 400 चाहिए। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक। लेकिन सर देखिए 400 के एग के बनाने के लिए अभी पीछे आपने देखा कि एक मियोसिस से सिर्फ एक ही मेल गैमेट मिल रही है। इसका मतलब अगर मुझे 400 फीमेल गैमेट चाहिए, 400 फीमेल गैमेट, तो मुझे फीमेल के लिए 400 मियोसिस तो चाहिए ही चाहिए। फिर पीछे आप देखिए, एक मियोसिस से मुझे 8 मेल गैमेट मिलते थे, लेकिन उस पर सिर्फ 4 ही अवेलेबल था। काहे के लिए? आपके जाइगोट या सीड बनाने के लिए। इसका मतलब जितना मियोसिस होगा, एक मियोसिस से सिर्फ 4 की अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक। तो इसका मतलब अगर मुझे 400 चाहिए, जिससे मैं कहूँ 4 मेल गैमेट मुझे अवेलेबल रहेंगे, 4 मेल गैमेट अवेलेबल होंगे। इस बात को समझ लीजिए, अवेलेबल होंगे कब? जब एक मियोसिस होगा। किसके लिए? सीड फॉर्मेशन के लिए। बाकी के 4 कहाँ चले जाएंगे? एंडोस्पर्म बनाने के लिए। तो इसका मतलब 4 से अगर एक मियोसिस चाहिए तो 400 अगर आपको चाहिए फीमेल मेल गैमेट, तो हमें कितने मियोसिस कराने पड़ेंगे? 100। तो इसका 100 मियोसिस चाहिए आपके किसमें? मेल वाले फ्लावर में या एंथर के अंदर, और 4 चाहिए इसके, यही है 4 1 500। हालांकि इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, तो शॉर्टकट तो आप समझ ही गए होंगे कि शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट मैंने बता दिया। जब भी आपसे पूछा जाएगा जितने भी सीड के, तो सीड प्लस 1/4 इंटू सीड बराबर कितना जाएगा? 500। आगे बढ़ते हैं, ठीक। सेलेक्ट द प्लांट स्पीसीज वेयर इमैस्कुलेटेड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर कोई, देखिए मैं कह रहा हूँ ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो भाई यहाँ पर हमें चाहिए इमैस्कुलेशन। और मान लो अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट ही है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट ही है, तो ये फीमेल है मेल है, तो यहाँ तो कोई आवश्यकता ही नहीं है सर। हाँ, एक केस और हो सकता था कि अगर मान लीजिए ये आपका जिटनो प्लांट तो बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो यहाँ पे आप करा भी, यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। मतलब अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब के सब बाइसेक्सुअल वाले ही दिए गए हैं, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आ गया? डायोसिस प्लांट पपाया या डेट पाम भी हो सकता था। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेशन इन वेस्नेरिया। आपको पता वेस्नेरिया एक प्रकार का एक्वाटिक प्लांट है, इसमें कोई शक नहीं सर। ये एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक, ठीक है, ये एक्वाटिक प्लांट है और इसमें होती है ईपी हाइड्रोफिली, मतलब ये पानी के सरफेस पर इसका होता है पॉलिनेशन वाया वाटर। अभी मैंने बताया कि जैसे एयर से होता था जब पॉलिनेशन, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा उसमें पॉलन गेन निकलता था, क्योंकि उसमें लॉस होने के चांसेस थे। वैसे ही पॉलन गेन यहाँ पर भी है कि ढेर सारा पॉलन गेन रिलीज होगा और कुछ ही पहुँचेगा फीमेल फ्लावर के पास। तो पॉलन गेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि ईपी हाइड्रोफिली है, ठीक। और जबकि हाइड्रिला में क्या होता था, आपके पानी के अंदर होता था। तो फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, सही है। पॉलन गेन आर कैरिड बाय पैसिवली वाटर कैन, ये भी ठीक है। पॉलन गेन खुद एनर्जी कहीं खर्च करता है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉलन गेन इवेंचुअली रीच द फीमेल, नहीं कि वो सम ही पहुँचते हैं, कुछ ही। जितने पॉलन गेन रिलीज होते हैं सब के सब नहीं पहुँचते। इसीलिए चाहे आपका एनिमोफिली हो, चाहे आपका हाइड्रोफिली हो, यहाँ पॉलन गेन ज़्यादा निकलते हैं, ठीक। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या आंसर आ गया?
सेकेंड, सबके सब नहीं पहुंचते, रीच करते हैं। फिर लिखा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड है। और ये कैसे बना था? ट्रिपल फ्यूजन से। आपको पता था कि 2 मेल गैमिट आपके रिलीज हुए थे किसमें? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक फ्यूज किया था एग के साथ तो बना था भैया जाइगोट, ये बात तो समझ में आती है। और दूसरा फ्यूज किया था 2 पोलर न्यूक्लियाई से तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। और यही जब वॉल फॉर्मेशन हो गया तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना। लेकिन सर ये हुआ कैसे? PEN अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 3 एंडोस्पर्म। नहीं सर, ये माइटोसिस से बनेगा। क्यों? क्योंकि एक सेल है और एंडोस्पर्म एक टिश्यू है, तो एक सेल से मल्टीपल सेल बना करके अगर आपको टिश्यू बनाना है तो आप माइटोसिस ही कराएंगे, मियोसिस से कहाँ करेंगे? मियोसिस पोलैरिटी आधी होती है, 1 से 4 सेल बनते हैं। ग्रोथ के लिए, टिश्यू बनने के लिए, सेल से टिश्यू बनने के लिए, टिश्यू से ऑर्गन बनने के लिए आपको माइटोसिस ही रिक्वायर्ड है, तो ये गलत है। तो भाई देखिए, अब देखिए इन दोनों के मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया। लेकिन यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन 2 घटनाएं घटती हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन से तो ये बना था एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही है। और ये एंजियोस्पर्म में ही बनता है ट्रिपल फ्यूजन, जिम्नोस्पर्म नहीं बनता। तो एसर्शन जो है वो करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, थर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, मेरा सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। आई होप पेपर बढ़िया था, आपने बढ़ सके हिस्सा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।